सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी आईसीटी आज के समय की वास्तविकता है। जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसको सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी ने प्रभावित न किया हो, और शिक्षा इससे अलग नहीं हो सकती। भारत में सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों पर लंबे समय से चर्चा होती रही है। शिक्षण क्षेत्र में, शैक्षिक प्रबंधन के क्षेत्र में, गवर्नेंस के क्षेत्र में हर जगह आईसीटी का प्रयोग भारत में सदैव से प्रोत्साहित किया गया, और समय समय पर सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी अर्थात आईसीटी के शिक्षण अधिगम में, शैक्षणिक प्रबंधन में और गवर्नेंस में प्रयोग के लिए अलग अलग नीतियों में चर्चा की गई और इसकी राष्ट्रीय नीति भी बनी। आज के इस सत्र में मैं सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी अर्थात इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी के लिए राष्ट्रीय नीति विषय पर आपके सामने अपनी बात रखूंगा। 2004 में भारत में एक योजना प्रारंभ हुई थी जिसको हम कहते हैं आईसीटी एट द रेट ऑफ स्कूल। विद्यालयी शिक्षा में सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर 2004 में ये योजना प्रारंभ की गई, और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि माध्यमिक स्तर पर जो छात्र पढ़ते हैं उन छात्रों में आईसीटी कौशलों का विकास किया जा सके, जिससे वे अपनी क्षमताओं का निर्माण बेहतर ढंग से कर सकें। इसके साथ ही जो कंप्यूटर सहायतित अधिगम प्रक्रिया है, जिसको कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोसेस कहते हैं, उसके माध्यम से बच्चों को सिखाया जाए, पढ़ाया जाए और उनको आगे बढ़ने के अवसर दिए जाएं। इस योजना के तहत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कंप्यूटर सहायतित शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ प्रशासन की साझेदारी की बात कही गई। कुछ ऐसे स्मार्ट स्कूल्स या स्मार्ट विद्यालयों की स्थापना की बात कही गई जो टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर हों, प्रौद्योगिकी प्रदर्शक हों, जो अन्य विद्यालयों के लिए एक मानक का काम करें। इस नीति में यह भी प्रावधान था कि विद्यालयों में एक ऐसा विशिष्ट शिक्षक नियुक्त हो जो आईसीटी पर निपुण हो। आईसीटी के लिए सभी शिक्षकों में क्षमता वृद्धि की जाए और वे इसके लिए प्रेरित हों। इसके लिए एक साधन के रूप पर राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कारों की योजना भी यहाँ प्रस्तुत की गई। साथ ही ई सामग्री का विकास, मुख्य रूप से इसकी जिम्मेदारी केंद्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान CIET जो NCERT के तहत काम करता है उसको दी गई, लेकिन इसके साथ साथ ये जिम्मेदारी राज्य शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थानों और NCERT के जो 5 क्षेत्रीय शिक्षण केंद्र हैं, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन RIEs, उनको भी ये जिम्मेदारी दी गई। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि यदि आवश्यकता पड़े तो राज्य या केंद्र सरकार के संस्थान आउटसोर्सिंग के माध्यम से अपनी व्यवस्था से इतर व्यवस्थाओं से भी आईसीटी इनेबल्ड लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए ई सामग्री का निर्माण और विकास करा सकते हैं। योजना लंबे समय तक चली। बहुत से विद्यालयों का उत्थान हुआ, बहुत से विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम्स खोले गए, वहाँ के अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया। कई अध्यापकों ने बहुत सारे नवाचार जो आईसीटी से प्रेरित थे वो अपनाए। 2010 में इस योजना को संशोधित किया गया और उसके बाद इसे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA में समाहित कर दिया गया। आगे चर्चा जब हुई तो 2012 में देश में पहली राष्ट्रीय नीति आई जो विद्यालयी शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर थी, जिसको हम विद्यालयी शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी पर राष्ट्रीय नीति कहते हैं। इस नीति को जब 2012 में प्रारंभ किया गया तो उससे पहले की जितनी भी नीतियां, चाहे वो आईसीटी फॉर स्कूल थी, चाहे RMSA के तहत आईसीटी की बात थी, या जो अन्य योजनाएं भी चल रही थी,
सारी योजनाओं को एक साथ समाहित करके इसी नीति के तहत रख दिया गया। इस राष्ट्रीय नीति 2012 का दृष्टिकोण अर्थात विजन बहुत स्पष्ट था। यदि हम इनका विजन स्टेटमेंट पढ़ें तो वहां लिखा है, विद्यालयीय शिक्षा में आईसीटी नीति का उद्देश्य युवाओं को एक ज्ञान समाज की स्थापना, पोषण और विकास में रचनात्मक रूप से भाग लेने के लिए तैयार करना है, जो राष्ट्र के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए राष्ट्र को अग्रसर करे। अर्थात हमें एक ऐसा समाज निर्माण करना है, एक ऐसी नॉलेज सोसाइटी, ज्ञान समाज का निर्माण करना है जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा में, क्योंकि विश्व में आईसीटी पर बहुत काम हो रहा है, दुनिया के बहुत सारे देश आज भी हमसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के शिक्षा में प्रयोगों पर बहुत आगे हैं, लेकिन हम बहुत पीछे नहीं हैं। हम निरंतर अपने विद्यालयों को, अपने अध्यापकों को, अपने विद्यार्थियों को इसके लिए तैयार कर रहे हैं और यही भावना अभी आई हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी प्रदर्शित की गई है। यदि हम इसके लक्ष्य की ओर देखें तो इसका जो मिशन स्टेटमेंट है राष्ट्रीय नीति का, वो कहता है विद्यालय प्रणाली में पहुंच अर्थात एक्सेस, गुणवत्ता अर्थात क्वालिटी और दक्षता अर्थात एफिशिएंसी में सुधार के लिए आईसीटी और आईसीटी सक्षम गतिविधियों और प्रक्रियाओं को तैयार करना, व्यक्तियों को उत्प्रेरित करना, आईसीटी पर आधारित प्रयोगों का समर्थन करना। और चूंकि आईसीटी समय के साथ बदलती रहती है, उसमें निरंतरता है, हो सकता है एक तकनीकी आज महत्वपूर्ण हो, 2 वर्ष बाद ना हो। आज से 2 वर्ष 4 वर्ष पहले जिन शैक्षिक तकनीकियों का हम प्रयोग कर रहे थे वे तब महत्वपूर्ण थी, आज शायद उनमें बड़े बदलाव आ गए हैं। तो इसमें जो कंटिन्यूटी है, सततता है, उसको बनाए रखना। तो इस पूरी नीति का लक्ष्य एक्सेस, क्वालिटी और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना अर्थात पहुंच, गुणवत्ता और दक्षता में सुधार करना, और इसके लिए आईसीटी और आईसीटी सक्षम गतिविधियों और प्रक्रियाओं की तैयारी करना, जिससे कि हम सतत रूप से आगे बढ़ते रहें। ऐसा इस नीति का लक्ष्य है। इस नीति में कुछ नीतिगत लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिसमें पहला नीतिगत लक्ष्य है सृजन करना, टू क्रिएट। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आईसीटी आधारित उपकरण, आईसीटी आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं और ई रिसोर्सेज, ई अधिगम सामग्रियां, इन सब की देश में बड़ी कमी थी। यदि आईसीटी के आधार पर हमें शिक्षा में आगे बढ़ना है तो हमें नई नई चीज़ों का सृजन करना होगा, और जिसमें सबसे पहले आईसीटी के बारे में जानकार समुदाय जो आईसीटी को समझता हो, ऐसे लोगों को विकसित करने के लिए एक वातावरण का निर्माण करना होगा। एक प्रोत्साहित करने वाला वातावरण चाहिए, विद्यालय में वह वातावरण चाहिए, कक्षा में वह वातावरण चाहिए, नीतियों में ऐसे बातें आनी चाहिए जिससे कि इस प्रकार का सकारात्मक वातावरण विकसित हो। एक ऐसे समुदाय का विकास करना होगा जो आईसीटी के रूप में साक्षर हो, अर्थात जिसमें सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी के घटकों की जानकारी हो, वह इनका उपयोग कर सकता हो और उपयोग करके राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकता हो। शिक्षा में आईसीटी की संभावनाओं के इष्टतम उपयोग और इष्टतम परिणाम दोनों के निर्माण के लिए अनुकूल सहयोग, समेकन और साझा करने के परिवेश या माहौल का निर्माण, यह भी एक नीतिगत लक्ष्य है जो इसमें रखा गया। सृजित तो हो गया, परिवेश सृजित हो गया, अब लोगों को तैयार करना है कि वो इस परिवेश का लाभ उठाएं, इसमें काम करें। तो इसके लिए हमें लोगों को प्रोत्साहित करना होगा। प्रोत्साहन के लिए नीति में सुझाया गया कि अत्याधुनिक आईसीटी उपकरणों और संसाधनों की सार्वभौमिक, न्याय संगत, मुक्त और निःशुल्क पहुंच को प्रोत्साहित किया जाए। बहुत सारे आईसीटी उपकरण कई बार महंगे होने के कारण, कई बार उनकी जानकारी ना होने के कारण, कई बार उनको मुक्त रूप से उपलब्धता सुनिश्चित ना होने के कारण अध्यापक उनका प्रयोग नहीं कर पाते, शिक्षण संस्थान उनके प्रयोग से बचते हैं। ऐसे में नीति में लक्ष्य रखा गया कि जो अत्याधुनिक आईसीटी उपकरण हैं उनकी सार्वभौमिक और न्याय संगत तथा मुक्त और निःशुल्क पहुंच यह सुनिश्चित की जाएगी। दूसरा, स्थानीयता का महत्व। यह देखा जाता है कि आईसीटी से संबंधित जो भी शिक्षण सामग्री वर्तमान में भी उपलब्ध है,
वह काफ़ी हद तक किसी एक ही निश्चित भाषा में है और भारतीय परिवेश के बहुत सारी चीज़ें अनुकूल नहीं हैं। तो इस नीति में ये लक्ष्य रखा गया कि जो भी आईसीटी उपकरणों या संसाधनों का निर्माण या विकास हो, वे संसाधन स्थानीय समूहों की भागीदारी से विकसित होने चाहिए और उनमें स्थानीयता अर्थात कॉन्टेक्चुअलाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण है। यदि केरल का अध्यापक आईसीटी से निर्मित किसी डिजिटल संसाधन का प्रयोग कर रहा है तो उसमें केरल के विचार, केरल की भाषा, वहाँ के व्यक्तित्व, वहाँ का परिवेश, वहाँ का पर्यावरण, वहाँ की नदियाँ, वहाँ के वन, वहाँ के जन संसाधन, वहाँ के रहन सहन की बात होनी चाहिए। यदि उत्तर प्रदेश का शिक्षक ऐसा प्रयोग कर रहा है तो उत्तर प्रदेश के रहन सहन, वहाँ के खान पान, वहाँ के परिवेश, वहाँ के सामाजिक समीकरण, उनकी बात होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे शैक्षणिक संस्थानों में प्रयोग होने वाले संसाधनों में स्थानीयता का प्रभाव नहीं होता, तब तक विद्यार्थी उसके साथ खुद को जोड़ नहीं पाता। यह गैर डिजिटल संसाधनों के लिए भी उतना ही लागू होता है जितना डिजिटल संसाधनों के लिए। साथ ही हमें शिक्षकों को संसाधन साझाकरण करने के लिए, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज के लिए, उनको बेहतर बनाने के लिए, उनके उन्नयन के लिए और कंटिन्यूअस एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, सतत शिक्षा को उत्प्रेरित करने के लिए हमें शिक्षकों को तैयार करना होगा। साथ ही शिक्षकों, संसाधन व्यक्तियों अर्थात रिसोर्स पर्सन और विद्यालयों के एक प्रोफेशनल नेटवर्क, पेशेवर नेटवर्क का विकास करना होगा। आईसीटी आधारित शिक्षण अधिगम जो है उसमें नेटवर्क की बहुत बड़ी भूमिका है। बालक एक ही अध्यापक से जीवन भर नहीं सीखता। भिन्न प्रकार के अध्यापक, विभिन्न संसाधन, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी, ऐसे में विद्यालयों को भी ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि अपने विद्यार्थियों तक सर्वोत्तम अनुभव आईसीटी के माध्यम से पहुंचें। इसके लिए वे भी एक ऐसे प्रोफेशनल नेटवर्क का हिस्सा हों, एक ऐसे पेशेवर नेटवर्क का भाग हों जहां शिक्षक, संसाधन व्यक्ति और विद्यालय सब एक दूसरे से जुड़े हों। इस सब के लिए प्रोत्साहित करना, छात्रों को मार्गदर्शन देना, परामर्श देना और उनकी शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, यह भी इस नीति का लक्ष्य है। इस नीति में विद्यालय प्रबंधकों और प्रशासकों को भी संसाधन साझाकरण, प्रबंधन और नेटवर्किंग की बात कही गई, क्योंकि पूरी 2012 की जो राष्ट्रीय नीति है उसमें ये लिखा गया है कि आईसीटी का प्रयोग केवल शिक्षण अधिगम के लिए नहीं होना है। आईसीटी का प्रयोग विद्यालय के प्रबंधन और प्रशासनिक कार्यों के लिए भी किया जाना है। इसलिए इसमें केवल विद्यार्थियों के लिए और केवल छात्रों और अध्यापकों के लिए ही प्रावधान नहीं है, वरन विद्यालय के प्रबंधकों और प्रशासकों के लिए भी प्रावधानों को इस नीति में रखा गया है। विद्यालयी शिक्षा में आईसीटी की क्या संभावनाएं हैं, इनके बारे में, आईसीटी के प्रयोग को बेहतर ढंग से कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में मार्गदर्शन करने में और इसके उपयोगों के बारे में निरंतर अनुसंधान हो, जो प्रयोग हो रहे हैं उनका मूल्यांकन हो और नए प्रयोग हों, इसको भी प्रोत्साहित करने की बात 2012 की आईसीटी नीति में कही गई है। साथ ही आईसीटी के क्या संभावित खतरे हैं, इसके क्या लाभ हैं, इसकी क्या सीमाएं हैं, इसकी जानकारी भी प्रत्येक व्यक्ति को होनी चाहिए जो इस व्यवस्था से जुड़ा है। हमें ये नहीं मानना चाहिए कि यदि हम आईसीटी आधारित शिक्षण अधिगम की बात कर रहे हैं तो आईसीटी शिक्षक को कहीं प्रतिस्थापित कर देगी। मैं सदैव कहता हूँ कि भविष्य में भी तकनीक शिक्षक को प्रतिस्थापित नहीं करेगी, परंतु यह हो सकता है कि जो शिक्षक तकनीकी का प्रयोग न करें उन्हें वो शिक्षक प्रतिस्थापित कर दें जो तकनीकी के प्रयोग में निपुण हों। तकनीकी की कुछ अपनी कमियां हैं, कुछ अपनी सीमाएं हैं, कुछ उसके संभावित खतरे हैं, उनके प्रति भी लोगों को जागरूक करना, अध्यापकों को, विद्यार्थियों को, विद्यालय प्रबंधकों को, माता पिता को, यह भी इस नीति के लक्ष्यों में रखा गया। और साथ ही इसके लिए लोग प्रेरित हों और इसका बेहतर से बेहतर प्रयोग कर पाएं, अर्थात उनमें सक्षमता विकसित हो। इसके लिए इस नीति में कहा गया कि आईसीटी के उचित उपयोग के माध्यम से विद्यालयी शिक्षण प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए समाज के सभी वर्गों की व्यापक भागीदारी की जरूरत होगी। नीति आगे सूचना संचार प्रौद्योगिकी के कौशलों को विकास करने की बात कहती है और 3 प्रकार के स्तर यहाँ पहचाने गए हैं। पहला मूलभूत स्तर है, बेसिक लेवल, दूसरा इंटरमीडिएट या माध्यमिक लेवल है और तीसरा उन्नत या एडवांस्ड लेवल है।
देखें कि किस प्रकार के कौशलों की बात इन विभिन्न स्तरों पर कही गई है, जिन कौशलों का विकास हमें विद्यार्थियों और शिक्षकों में करना होगा यदि हमें सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण अधिगम को आगे बढ़ाना है। जो मूलभूत स्तर है, आधारभूत स्तर है, बेसिक लेवल है, वहाँ उनको आना चाहिए कि कंप्यूटर में कैसे कोई एप्लीकेशन डाला जाता है, कोई एप्लीकेशन जिसका कोई प्रयोग नहीं है उसको कैसे हटाया जाता है, इंटरनेट को कैसे प्रयोग करते हैं, खोज इंजन, सर्च इंजन उनका कैसे प्रयोग करते हैं, सर्च इंजन से कोई चीज़ कैसे ढूंढी जाती है, कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, इनपुट और आउटपुट उपकरण क्या होते हैं, किन उपकरणों के माध्यम से सूचना कंप्यूटर व्यवस्था में डाली जाती है और कौन से ऐसे उपकरण हैं जो उस परिणाम को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं, डिजिटल उपकरण क्या होते हैं, ऑफिस एप्लीकेशन कैसे काम करती है, और जो बेसिक ट्रबल शूटिंग है अर्थात इनसे जुड़ी कोई समस्या आ रही हो, जैसे कंप्यूटर में एप्लीकेशन डालना या हटाना, खोज इंजन का काम ना करना, किसी ऑफिस एप्लीकेशन में कोई समस्या आना, तो इसकी जो बेसिक ट्रबल शूटिंग है, बुनियादी समस्या निवारण है, यह मूलभूत कौशल हैं जो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक शिक्षक में विकसित करने होंगे। साथ ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, उसको इंस्टॉल करना, उसको हटाना, उसको अनइंस्टॉल करना अर्थात एप्लीकेशन को स्थापित और हटाने में सक्षमता, ये आना चाहिए। एप्लीकेशन तो हमने इंस्टॉल कर ली कोई भी अपने सिस्टम में, अपने कंप्यूटर में, उसका प्रयोग कैसे करें, उसके माध्यम से जो समस्याएं आ रही हैं उनका निवारण कैसे करें, अर्थात एप्लीकेशन का क्या एप्लीकेशन है। यहाँ पर पहला एप्लीकेशन शब्द उस आईसीटी टूल के लिए प्रयोग हो रहा है जो हम सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन है जिसका हम लेखन में प्रयोग करते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रयोग हम कैसे करें, एक्सेल का प्रयोग हम कैसे करें, किन समस्याओं के निवारण के लिए हमें एक्सेल की ज़रूरत होगी, किन समस्याओं के निर्माण के लिए हमें पावर पॉइंट की ज़रूरत होगी, यह जानना, केवल नाम जानना नहीं, यह जानना कि उन एप्लीकेशंस के प्रयोग से कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, यह इंटरमीडिएट लेवल का ऑब्जेक्टिव है, कौशल है जो विकसित होना चाहिए। खोज इंजन क्या होते हैं वो अलग बात है। गूगल एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है, बहुत सारे ऐसे सर्च इंजन हैं, क्रिएटिव कॉमन्स के सर्च इंजन है। सर्च इंजन की जानकारी होना एक बात है, लेकिन यदि हमें सर्च इंजन का प्रयोग करके वांछित जानकारी एकत्र करना नहीं आता तो समस्या हो सकती है, क्योंकि गूगल पर जानकारियों का खजाना हो सकता है। आप एक कीवर्ड डालेंगे, आप एक कोई शब्द डालेंगे और उससे जुड़े लाखों पृष्ठ वहां पर उपलब्ध हो जाएंगे, लेकिन कौन से पृष्ठ हमारे लिए उपयोगी हैं, हमारे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हैं, यह स्किल, यह कौशल प्रत्येक में विकसित होना होगा। साथ ही यदि कोई ई सामग्री उपलब्ध नहीं है तो वे कौन से डिजिटल उपकरण हैं जिनका प्रयोग करके हम अपनी सामग्री निर्मित कर सकते हैं। हम कैसे ब्लॉग लिख सकते हैं, हम कैसे वेबसाइट और वेब पेज बना सकते हैं, हम कैसे ऑडियो वीडियो डेवलप कर सकते हैं, उनको कहाँ अपलोड कर सकते हैं, उनकी कैसे एडिटिंग कर सकते हैं। तो ई सामग्री का निर्माण करना और ई सामग्री को संपादित करना यह भी महत्वपूर्ण कौशल है जो इंटरमीडिएट लेवल का या माध्यमिक स्तर का कौशल है, लेकिन इसको भी हमें डेवलप करना या विकसित करना होगा। जो एडवांस लेवल के या उन्नत स्तर के कौशल हैं उनमें डेटाबेस की जानकारी प्राप्त करना, डेटा का विश्लेषण करने की क्षमता, साइबर खतरों के प्रति जागरूकता, जो भी डिफरेंट लॉज हैं, जो लेखन के कानून हैं, चाहे वो कॉपीराइट एक्ट है, चाहे वो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसेस है, उन सब की जानकारी, सहकार्यात्मक और सहयोगात्मक अधिगम के लिए हम वेब आधारित नेटवर्क का प्रयोग कैसे करें, क्योंकि अब नेटवर्क लर्निंग है। एक समय था हम केवल एक वेब पेज डाउनलोड करते थे या उस पर लिखी जानकारी को पढ़ सकते थे। फिर एक समय आया विकी का, हम उसको एडिट कर सकते थे, हम अपनी बातें भी उसमें जोड़ सकते थे। आज हम इंटरेक्टिविटी की बात करते हैं, अंतःक्रियात्मकता की बात करते हैं। आज हम सामूहिक कार्य कर सकते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग कर सकते हैं। वो कौन से टूल हैं, वो कौन से नेटवर्क हैं जिन पर ये हो सकता है, इन सब की जानकारी ये एडवांस लेवल की इन्फॉर्मेशन है। तो हमें अपने विद्यार्थियों और शिक्षकों में तीनों स्तरों पर कौशलों का विकास करना होगा। यदि हम ऐसा कर पाए तब हम आईसीटी के प्रयोग से शिक्षण व्यवस्था में सुधार कर सकते हैं। और ऐसा ही आईसीटी की जो 2012 की नीति आई उसमें लिखा है कि उपकरणों, तकनीकों और संसाधनों जैसे कि प्रोजेक्टिंग डिवाइसेस, मल्टीमीडिया आधारित मॉड्यूल्स, वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, इन सब के प्रयोग से कैसे हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार ला सकते हैं, कैसे हम कक्षा का माहौल बदल सकते हैं,
क्या आईसीटी उपकरणों के प्रयोग से हम कक्षा में विद्यार्थियों को अधिक सजग बनाए रख सकते हैं? क्या उनके बीच की अंतःक्रियात्मकता को बढ़ा सकते हैं? क्या उनको हम ज़्यादा ध्यान देने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? क्या हम उनको और खोजने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? तो कैसे कक्षा के माहौल में परिवर्तन लाया जाए जिससे कि शिक्षा में सुधार हो, यह भी इस नीति की अपेक्षा है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कैसे गुणवत्ता आए, क्वालिटी और एफिशिएंसी, गुणवत्ता और दक्षता दोनों में सुधार करना, यह भी इस नीति की एक अपेक्षा है। साथ ही योग्य शिक्षक जो ये जानते हों कि कैसे डिजिटल सामग्री का चयन करना है, कैसे उसके मूल्यांकन में शिक्षकों की भागीदारी सुनिश्चित करनी है, ये सब काम हमें करने होंगे और डिजिटल सामग्रियों को विकसित करने और उन्हें साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। दूसरा आयाम जो नीति में सुझाया गया है जिससे शिक्षा में सुधार हो सकता है आईसीटी के प्रयोग से, वह है कौशल विकास के लिए आईसीटी। कौशल विकास केवल शिक्षण कौशल या अधिगम कौशल तक सीमित नहीं है। जब हम कौशलों की बात करते हैं तो व्यावसायिक कौशल उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। क्या व्यावसायिक समूह में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए हम व्यावसायिक उन्मुख मॉड्यूलर पाठ्यक्रम विकसित कर सकते हैं? कर सकते हैं और किए गए हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण देश में उपलब्ध हैं कि हम व्यावसायिक कौशल विकसित करने के लिए भी आईसीटी का प्रयोग कर सकते हैं। छात्रों को जिस प्रकार के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और उपकरणों में रुचि है, उनको उसका प्रशिक्षण दिया जाए, उनको उचित मार्गदर्शन और परामर्श दिया जाए जिससे कि वो अपना कैरियर तय कर सकें। और जो व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान देश में चलते हैं, ITIs और GTI जिनको हम कहते हैं सामान्यतः, उन संस्थानों को भी अपनी शिक्षण प्रक्रिया में आईसीटी को सम्मिलित करना होगा। ऐसी इस नीति की अपेक्षा है। यह नीति ये भी कहती है कि जो विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे हैं, उनकी मदद के लिए आईसीटी का प्रयोग कैसे हो सकता है, समावेशी शिक्षा के लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए असिस्टिव डिवाइसेस की बात होती है, सहायक उपकरणों की बात होती है, विकलांग लोगों तक पहुंच की सुविधा, एक्सेस को बेटर इंप्रूव करना, बेहतर बनाना, चाहे वो स्क्रीन रीडर के माध्यम से हो, चाहे वो एम्बॉलर के माध्यम से हो, चाहे वो ब्रेल प्रिंटर के माध्यम से हो, हम कैसे करेंगे, इस पर भी यह नीति बात करती है। यह नीति ये भी सुझाती है कि मुक्त और दूरस्थ अधिगम को सफल संचालन करने के लिए आईसीटी का प्रयोग एक उत्प्रेरक के रूप में किया जाना चाहिए। ध्यान रखिए, यह नीति तब आई थी जब हम ऑनलाइन शिक्षा की बात नहीं कर रहे थे। हम आईसीटी को परंपरागत शिक्षण पद्धतियों, अर्थात जो हमारी आमने सामने की शिक्षण रीति है फेस टू फेस, और जो दूरस्थ शिक्षा है डिस्टेंस मोड, उनमें आईसीटी कैसे सपोर्ट कर सकती है, सहयोगात्मक भूमिका कैसे निभा सकती है, कैसे उनमें गुणवत्ता बेहतर बना सकती है, इस पर बात हो रही थी। इसलिए यह नीति सुझाती है कि मुक्त और दूरस्थ अधिगम के लिए आईसीटी उन छात्रों के लिए वैकल्पिक संभावनाएं खोलेगी जो औपचारिक शिक्षा जारी रखने में असमर्थ हैं। यह नीति विद्यालय प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया में आईसीटी की मदद की बात करती है। आप देखेंगे उस समय के बाद देश में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आए जिसने स्कूल मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट, फीस मैनेजमेंट, एडमिशन मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट, सब पर काम किया। और ऐसे इंटीग्रेटेड टूल आए जो एक ही उपकरण में ये सारी चीज़ें उपलब्ध हों। तो पूरी विद्यालय प्रणाली को ऑनलाइन माध्यम से, आईसीटी के माध्यम से कैसे प्रबंधित किया जा सकता है, और इसके लिए कहा गया कि राज्यों को सबसे पहले इन प्रक्रियाओं को अपनाना होगा। हमें स्कूल का MIS, विद्यालय स्कूल प्रबंधन सूचना प्रणाली, विद्यालय प्रबंधन सूचना प्रणाली को विकसित करना होगा। इसके लिए एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क को सुझाव दिया गया जिसमें विद्यालय, शिक्षक, छात्र, विद्यालय के प्रबंधक और समुदाय सभी बड़े पैमाने पर भाग लें। यह उपकरण सामग्री और संसाधनों की डिजिटल रिपोजिटरी बनाए, इसकी बात कही गई। और व्यावसायिक विकास और सतत शिक्षा तंत्र को विकसित करने के लिए, मार्गदर्शन के लिए, परामर्श के लिए व अन्य सहायता सेवाएं देने के लिए इसका प्रयोग किया जाए। यह नीति कहती है कि हमें मुख्य रूप से शिक्षा में आईसीटी को शामिल करने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना होगा, जिसमें पहला है सामग्री और डिजिटल संसाधनों का निर्माण, दूसरा क्षमता निर्माण, तीसरा निगरानी और मूल्यांकन ढांचे का विकास, चौथा शिक्षा प्रबंधन के लिए आईसीटी, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज अर्थात कार्यान्वयन योजनाएं, वित्तीय आवंटन जो कि सरकारों को करना है, राजनीतिक और प्रशासनिक सहयोग जिसके बिना
विद्यालय तंत्र में आईसीटी को सम्मिलित करना असंभव है। सामुदायिक मांग, जब तक समुदाय उसको एक्सेप्ट नहीं करता, स्वीकार नहीं करता, समाज स्वीकार नहीं करता, तब तक आईसीटी शायद शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग नहीं हो सकती। तो सामुदायिक मांग आनी चाहिए, समाज से इसकी मांग आनी चाहिए। इसके कारण जो अधिगम प्रक्रियाओं में बदलाव आएंगे, उन बदलावों को अपनाने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। और इसके लिए जो भी हमारे कर्मचारी हैं, जो भी कार्मिक हैं, उनका विकास और उनके प्रशिक्षण के कार्यक्रम विकसित हों। यदि हम इन 10 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आईसीटी को शिक्षा में लाने की बात कहेंगे, आईसीटी माध्यित शिक्षा को प्रोत्साहित करने की बात कहेंगे, तो 2012 की नीति कहती है कि हम इसमें अवश्य सफल होंगे। और आज हम ये देखते हैं कि इसमें से लगभग प्रत्येक क्षेत्र में हमने आईसीटी के प्रयोग को बढ़ावा देना प्रारंभ किया है। और इसी का ये परिणाम है कि आज देश के प्रत्येक विद्यालय में आईसीटी का प्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। आप जब इस नीति के अन्य प्रावधानों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप भी ये समझेंगे कि आईसीटी पर आई 2012 की राष्ट्रीय नीति कितनी महत्वपूर्ण थी और इसके प्रावधान आज भी कितने प्रासंगिक हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।